कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सर्वेइंग सेकंड की स्टडी करने वाले हैं और इसका आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पिछले 3 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले लेक्चर में इसका सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद के दोनों लेक्चर्स में हमने पहले चैप्टर का कुछ कंटेंट कवर किया था। इसमें हमारा कंटूरिंग चैप्टर चल रहा है। यहाँ पर हमने कंटूरिंग के ये सभी टॉपिक्स आपको बताए थे, जिसमें से हमने डेफिनेशन पढ़ ली कंटूर और कंटूर लाइन की, कंटूरिंग को हमने समझ लिया, कंटूरिंग के पर्पज हमने समझ लिए, कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हमने पढ़ लिया था, कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद छठा टॉपिक हमारा चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर लाइंस, यानी समोच्च रेखाओं के लक्षण। अब भाई कंटूर लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जल्दी से आ जाएंगे सभी दोस्त। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के पढ़ लिए थे, जो हमारे समोच्च रेखाओं के लक्षण है। इसमें 2 लक्षण हम लोगों ने पढ़ लिए थे। सबसे पहला लक्षण हमने पढ़ा था क्लोज और कोलिनियर लाइन के बारे में, यानी जो हमारी कंटूर लाइन होती है वो बंद रेखाएं होती हैं और इनका कोई एक सिरा नहीं होता, ये जहां से शुरू होती है वहीं पर आकर के खत्म होती है, इसलिए हम कह देते हैं कंटूर लाइन क्लोज्ड लाइन होती है। और ये नॉन लीनियर लाइन होती है, ये भाई लीनियर नहीं होती, कर्व की फॉर्म में होती है, नॉन लीनियर लाइन होती है। ठीक है, ये पहला हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक समझा था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझा था डू नॉट कट ईच अदर्स पाथ, यानी कि 2 कंटूर लाइन है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और ना ही वे आपस में मिलती हैं। लेकिन इसका अपवाद बताया गया था कि अगर कहीं पर ओवर हैंगिंग क्लिफ बन रहा होगा, बाहर निकला हुआ टीला कोई होगा, तो उस बाहर निकले हुए टीले के केस में 2 कंटूर लाइनें आपस में मिल भी सकती हैं और एक दूसरे को काट भी सकती हैं, है ना। यही बताया था आपको, 2 समोच्च रेखा ना तो आपस में मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। ब्रैकेट में लिख दिया था बाहर निकली हुई क्लिफ को छोड़कर, जो ओवर हैंगिंग क्लिफ होती है उसको छोड़कर, उस केस में जो है 2 कंटूर लाइनें एक दूसरे को काट सकती हैं। यहाँ पर हमने दिखाया भी था कि केवल एक ही और निकले प्रलंबी टीले, जो ओवर हैंगिंग क्लिफ होता है, उस पर समोच्च रेखाएं यानी कंटूर लाइन एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इस स्थिति में धरातल की एक ही स्थिति पर जो बिंदु होते हैं उनकी ऊर्ध्वाधर समतल में 2 या 2 से अधिक मतलब उच्चताएं हो सकती है, आरएल हो सकते हैं एक ही प्लेन में। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने दिखाया कि ओवर हैंगिंग क्लिफ में किस तरह से कंटूर लाइन एक दूसरे को काट रही है। बाकी कोई पहाड़ी होगी नहीं काटेंगी कंटूर लाइन, कोई हिल होगी नहीं काटेंगी, लेकिन ओवर हैंगिंग क्लिफ में कंटूर लाइन एक दूसरे को काट देती है कुछ इस तरह से। यहाँ तक हम समझ चुके थे। तो हमने कुल मिलाकर यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक इसके समझ लिए थे, पहला और दूसरा। अब हम यहाँ पर तीसरे इसके लक्षण की बात करेंगे बेटा। तीसरा लक्षण है यूनिफॉर्म स्लोप। देखिए यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब क्या है, मैंने आपको 2 तरह के स्लोप समझाए थे। एक मैंने कहा था यूनिफॉर्म स्लोप होता है, दूसरा मैंने कहा था शार्प स्लोप होता है, शार्प तीक्ष्ण जिसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्लोप कब बनेगा बच्चों? यूनिफॉर्म स्लोप तब बनता है जब दो कंटूर लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है ना वो समान हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे यहाँ पर कि यूनिफॉर्म स्लोप तब बनेगा आपका जब दो कंटूर लाइन के बीच का जो अंतराल होता है ना बच्चों वो सेम हो, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट सेम हो, तब उस केस में क्या बनता है आपका यूनिफॉर्म स्लोप बनता है। जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे और आसानी से समझ में आएगा। सामने देखेंगे सभी बच्चे। हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया आपके सामने, यहाँ देखें विजिबल हो रहा है सभी को, ये थोड़ा पतली कर लेते लाइन। यस, यूनिफॉर्म स्लोप एक तरह से समझो कोई 45 डिग्री का एंगल बना दिया, या किसी भी डिग्री का एंगल बनाओ। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर ये होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा स्लोप जिसका अगर हम हॉरिजॉन्टल से एंगल देखें तो हर जगह एंगल समान बनेगा, हॉरिजॉन्टल से हर जगह एंगल कैसा बनेगा, समान, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्लोप कह देते हैं। एक ऐसी लाइन जिसका हॉरिजॉन्टल से उसके प्रत्येक बिंदु पर कोण समान होता है उसे यूनिफॉर्म स्लोप बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म स्लोप कब बनेगा दोस्त, दोनों तरफ से दिखा देता हूं आपको, इधर से भी। यूनिफॉर्म स्लोप के केस में क्या होता है ना, जो कंटूर लाइनें होती हैं उनके बीच का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट सेम होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसे सेम होगा, सामने देखिए। हमने मान लिया एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक, यहां से हमने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले ली लाइक दिस, ये कुछ इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक। इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम आगे भी लेंगे। हमने इसकी सीध में एक पॉइंट यहां से ले लिया, ये इस तरह से कुछ, यानी कि हमने एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये रखा है स्लोप के ऊपर, और आगे जब हम अगला पॉइंट लेंगे तो इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर लेंगे। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगाई और इसकी सीध में जो एक लाइन एक पॉइंट और लगा दी यहाँ पर, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, मतलब मैंने यहाँ क्या कर दिया बच्चे, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले रखे हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, 3 अलग अलग पॉइंट लिए, लेकिन इनका जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, इनका भाई जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, जैसे मैं एच ई कह दूंगा, एच ई, ये एच ई कैसा सेम है, जितना एच ई यहाँ पर है उतना ही एच ई हमने यहाँ पर लिया। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट तो आप लोग जानते हैं, दो कंटूर लाइन के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है ये सेम है। इसी प्रकार से हम इसके जस्ट सामने लेंगे भाई, इसके जस्ट सामने जो है हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। इसके सामने पॉइंट लगाने का मतलब क्या है, इस लाइन को मैंने आगे तक खींच दिया यूं, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया इसके समान ऊंचाई वाला, इधर ये पॉइंट हमारा इसके समान ऊंचाई का हो गया। अगर मैंने इसको भी आगे तक बढ़ा दिया कुछ इस तरह से, आजा भाई, यस ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये इसके सामने वाला हो गया समान ऊंचाई का पॉइंट। इसी प्रकार हमने यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया, जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये भी क्या हो गया आपका भाई, इसी सेम हाइट पर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको भी नीचे ले आए ताकि हम कंटूर लाइन खींचे तो हमें पता चल जाए समान ऊंचाई के बिंदु कौन कौन से थे। इसको भी नीचे ले आए, ये डायग्राम में समझा के अच्छे से इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई किसी भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। इसको बना लेंगे, ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक स्लोप बनाया था, ये स्लोप ले रखा है इधर भी इधर भी। ये हमारा कैसा स्लोप है, यूनिफॉर्म स्लोप। क्योंकि यूनिफॉर्म क्यों है, यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि इसका यहाँ से जो एंगल होगा ना बच्चे, यहाँ से जो एंगल होगा ये वाला, ये जो कोण होगा ये सभी जगह सेम होगा, ये भी ये भी, तो इसे यूनिफॉर्म स्लोप कहेंगे। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्लोप कब बनता है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्लोप तब बनता है जब उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो सेम हो। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट सब बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये दूरी, इसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं, सभी को पता होगा ये चीज, ये वाली डिस्टेंस हो, ये
अब हमने ये कुछ आरएल मान रखे बच्चों, आरएल को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने कह दिया ये आरएल मेरा 98 था। बेटा आरएल जब भी दिखाए तो 98 के बाद 0.00 लिख दिया करें, तरीका होता है आरएल को रिप्रेजेंट करने का। 99.00 फिर यहाँ पर 100.00, ये आरएल थे सभी। 98 वाला आरएल इधर भी था आपका, 98 वाला आरएल इधर, 99 वाला आरएल ये हो गया आपका, इधर 100 वाला आरएल ये हो गया, ठीक है सेम। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हमने कहा आपसे कि जो समान उच्चता के बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली लाइन जो होती है अपनी वो कंटूर लाइन होती है। बात क्लियर है सभी को? तो हमने यहाँ पर 98 आरएल वाला ये रहा पॉइंट अपना, 98 आरएल वाला पॉइंट ये रहा। इसमें हम किस किस को मिलाएंगे? सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे भाई, किसको? इसको 98 वाले को इस 98 वाले से मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमें कंटूर लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर हमें कंटूर लाइन मिल गई कुछ इस प्रकार से, ये रही, ये कंटूर लाइन होगी, कर्व्ड फॉर्म में दिखा देना, ठीक है। ये कौन सी कंटूर लाइन है? जिसका आरएल 98 था। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद फिर हमने ये 99 वाला पॉइंट ये रहा और इधर 99 वाला पॉइंट ये रहा, इनको आपस में मिलाया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इनको आपस में मिला के ये दिखा दिया। इसके बाद 100 वाला ये रहा, इधर ये रहा, इनको भी आपस में मिला दीजिए। जब हमने इनको भी आपस में मिलाया तो ये हमारा ये बन गया इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर मेरा कहने का मीन्स क्या बच्चों? मेरे कहने का मीन्स ये है कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है अपना, ये सेम रहेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ये सेम होता है यूनिफॉर्म स्लोप के केस में, या हम यूं कह सकते हैं दो कंटूर लाइनों के बीच का जो स्पेस है, अंतराल है, वो समान हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप? जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप आपका यहाँ पर है। ये जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ये कैसा रहता है बच्चों? समान रहता है। क्या आप सभी को ये डायग्राम स्पष्ट हो पा रहा है? ये 98 आरएल वाला लाइन थी, ये 99 वाली और ये आपकी 100 आरएल वाली लाइन थी, तीनों लाइन हमने यहाँ दिखा रखी है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर क्या बताया? हमने कहा यदि समुच्च रेखाएं परस्पर समांतर हो, एक दूसरे के पैरेलल, अर्थात मैं कह दूंगा मतलब समांतर का मतलब यहाँ पर यह था कि समान अंतर पर हो, ठीक है, और समान दूरी पर भी हो, ठीक है भाई। कैसी है? दूसरे के पैरेलल तो है, साथ में कैसी है? समान दूरी पर भी है, ये इनके बीच का इंटरवल सेम है। और यदि उनके मध्य का जो क्षैतिज समतुल्य है, क्षैतिज समतुल्य मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ये भी बराबर है, तो ये जो रेखाएं हैं ये क्षेत्र के एक समान ढाल को दर्शाती हैं, ठीक है। ये बात सभी को समझ आई? तो यहाँ पर विशेषकर याद रखना है कि इन लाइनों का जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है वो बराबर होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जब बराबर होगा तब ये यूनिफॉर्म स्लोप को दर्शाएंगे। द कंटूर लाइंस एट इक्वल इंटरवल्स आर डिनोट ऑफ द यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ ग्राउंड, यानी इक्वल इंटरवल जो होगा, इक्वल इंटरवल्स होगा इनका, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट भी इक्वल होगा, और जो आपका ये जो होता है जिसे हम कहते हैं इनका जो कंटूर इंटरवल, ये तो सेम होता ही होता है, ये तो सेम रहता ही हर हाल में। यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ये भी सेम होगा, तो ये यूनिफॉर्म स्लोप को दर्शाएंगे। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई? अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है यूनिफॉर्म स्लोप का तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे दो, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा आसान। क्या बता रहे हैं भाई? यदि दो या दो से अधिक समुच्च रेखाएं जो होती हैं अगर उनका अंतराल समान है, वे समान दूरी पर हैं, अर्थात उनके बीच का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अगर बराबर है तो वे यूनिफॉर्म स्लोप को दर्शाती हैं। ये कैसा स्लोप है बच्चे? ये यूनिफॉर्म स्लोप है। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्लोप देख लीजिए कैसा होता है भाई। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप में क्या होता है बच्चों? मान लो एक ऐसे 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 लाइन जा रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है, क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ और एंगल है, यहाँ पर कुछ और एंगल है, यहाँ पर कुछ और एंगल है, तो ये अलग अलग कोण बन रहे थे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्लोप हो गया। यूनिफॉर्म स्लोप में क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर हॉरिजॉन्टल से समान एंगल बनते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताइए आप सबको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई विद डायग्राम, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्लोप कब बनेगा बच्चों? यूनिफॉर्म स्लोप तब बनता है जब कंटूर लाइन के बीच का हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट सेम होता है। यूनिफॉर्म स्लोप से मतलब क्या था? यूनिफॉर्म स्लोप से मतलब था कि ये जो एंगल बनता है ना इनका, ये जो एंगल होता है ये सेम रहता है। यूनिफॉर्म स्लोप में ये हॉरिजॉन्टल से एंगल समान होता है, उसे हम यूनिफॉर्म स्लोप कहते हैं। यूनिफॉर्म स्लोप कब बनता है? जब कंटूर लाइन के बीच की दूरी समान हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू बराबर हो, तब वो यूनिफॉर्म स्लोप को दर्शाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप की बात करते हैं भाई। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप में क्या हो जाएगा बच्चों? समुच्च रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होगी, बस इसमें क्या हो जाएगा? दूरी समान नहीं रहेगी। दूरी समान न रहने से मतलब क्या? देखिए बना के दिखा देते हैं। दूरी समान न रहने से मतलब क्या? मान लो कुछ इस तरह से, इसको मैं फ्री हैंड बनाता हूं नॉन यूनिफॉर्म को, इस तरह का कुछ स्लोप है आपका, कैसा भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये है कुछ ढलान है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान रूप से नहीं है। ये मैंने नॉन यूनिफॉर्म दिखा दी। नॉन यूनिफॉर्म में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लिए, इसके कुछ पॉइंट, मैं 2-3 पॉइंट ले रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आ सके आप सभी को। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने मान लीजिए यहाँ ले लिया, और तीसरा पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया। 3 पॉइंट ले रखे हैं, इसी के सामने मैंने पॉइंट और लगा दिया, इसके सामने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, बल्कि एक काम करिए इस पॉइंट को यहाँ ले लीजिए, यहाँ और अच्छे से चीजों को डिफाइन कर पाएंगे हम। यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमने इसकी सीध में खींच दिया, ये वाला, आप खुद देखिएगा आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। इसके जस्ट सामने एक पॉइंट ये आ गया, इससे समान उच्चता के बिंदु मिलते हैं ना, इसलिए लाइनें खींच रहे हैं हम। एक आपका ये आ गया, ठीक है दोस्त, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं। ये डायग्राम बेटा बिना बताए बिना बनाए कोई भी नहीं करेगा सवाल। जब भी आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाने हैं, इनके बिना चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। नॉन यूनिफॉर्म स्लोप में कैसा भी डायग्राम बना दो जैसा आपका मन करता है, बस एंगल जो हॉरिजॉन्टल से सेम नहीं बनना चाहिए। मतलब ये जो आप ऐसे भी दिखा सकते थे ऐसे, तो यहाँ पर क्या अलग कोण बन रहा है, यहाँ पर कुछ और कोण बन रहा है, यहाँ पर कुछ और कोण बन रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म को दर्शाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में आप क्या करेंगे? थीटा जो अलग अलग बनेंगे हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया भाई अलग अलग पॉइंट। मैंने यहाँ पर भी आरएल सपोज कर दिया। बेटा आरएल तो आपको पता है कि जो वर्टिकल वाला गैप होता है वो सेम ही लिया जाता है, 98, 99, 100, ठीक है। बल्कि पॉइंट लगा लगा के दिखाएंगे, तो कैसे दिखा देंगे आप इसे? 99.00 इधर 98.00, 98.00 इधर 99.00 और इधर 100.00, इस तरह से ये आरएल हो गए इनके। इधर भी सेम उच्चता वाला पॉइंट 98 हो गया, इधर 99 हो गया, इधर आपका 100 हो गया। बात क्लियर है भाई? चलिए
ये सभी पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, अब हमने यहाँ पर इसके आरएल दिखाए, ध्यान से देखेंगे आरएल। आरएल दिखाने के लिए क्या करेंगे, बस इनको नीचे ले आइए, बस सीधे इनको क्या कर लीजिए आप, नीचे ले आइए, तो आपको समझ में आएगा कंटूर लाइन के बीच का गैप कैसा हो रहा है। चलिए इसके बाद इसको ले आए, देख के आपको समझ में आ गया होगा गैप कैसा आने वाला है। अब जरूरी नहीं बेटा दोनों तरफ से बना के दिखा डायग्राम, बट बहुत बच्चे परेशान होने लगते हैं समान ऊंचाई के बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं दोनों तरफ बना रहा हूँ। सिर्फ एक साइड से भी बना के आप काम चला सकते हैं, सिर्फ एक साइड से भी डायग्राम बनाए जा सकते हैं। देखिए यहां पर तो कुछ और ही बढ़िया तरीके का बनेगा। ठीक है चलिए, अब हम यहाँ पर क्या दिखाने वाले हैं दोस्त, सबसे पहले 98 आरएल वाला ये लाइन थी, हमने यहाँ पर एक कंटूर लाइन खींच दी, क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास इसलिए मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ बेटा, आप लोग सही से बना लीजिएगा अपने पास, ठीक है ना, इस तरह से कुछ एक कंटूर लाइन। दूसरी जब मैं कंटूर लाइन खींचूंगा यहाँ पर तो आपको खुद देख करके अंदाजा लग गया होगा इसको कैसे बनाएंगे, 99 वाली लाइन से, ये 99 वाली कुछ इस तरह से। तीसरा ये है, तो आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है दोस्त, यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बिल्कुल अलग अलग हो गया, एकदम अलग हो गया। यहाँ से यहाँ तक का गैप देखिए कितना ज्यादा है ना, और इधर देखिए फिर इस साइड में गैप कितना है, इस साइड में गैप कम है। तो यहाँ पर हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि कंटूर लाइन के बीच का जो अंतराल है वो भाई अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं जो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसा है यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, ये और ये। तो हम क्या कह देंगे, जब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आपका अलग अलग होगा तो उस केस में आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्लोप बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी देख लीजिए कितनी पास पास आगे लाइन है, तो हम सीधे कह देंगे यदि समुच्च रेखा परस्पर समान दूरी पर नहीं है, समुच्च रेखाओं के बीच की जो दूरी है समान नहीं है, अर्थात उनके मध्य क्षेत्र के जो समतुल्य समान नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है वो समान नहीं है, तो इस प्रकार का क्षेत्र जो है असमान ढाल को प्रदर्शित करता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, भाई यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्म अपोजिट ही तो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा बेटा, समुच्च रेखा परस्पर समान दूरी पर नहीं होंगी इसमें, ठीक है, समान दूरी पर नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, अर्थात उनके बीच का जो समतुल्य है वो समान नहीं है, जो भाई इनके बीच का समतुल्य है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ये सेम नहीं है, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्लोप कह देंगे। व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सडनली डिक्रीज और स्टार्ट इंक्रीज, मतलब अचानक से डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज कर जाए, इट सिग्निफाइड दैट द लैंड इज स्लोपिंग नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को दर्शाएगा। फिर कभी जो हमारी जो जमीन है इसकी जो डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कभी ज्यादा हो रही कभी कम हो जा रही है, तो ये क्या दिखाएगा आपको, ये नॉन यूनिफॉर्म स्लोप को दर्शाएगा। समझ आ गया, यूनिफॉर्म स्लोप ये रहा आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप ये रहा। अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, स्लोपी लैंड। स्लोपी लैंड कहते हैं बच्चों ढालू भूमि को, ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई। अब ढालू भूमि में क्या होता है बच्चों, ढालू भूमि के केस में तो आपको सिंपली याद रखना है यदि समुच्च रेखाएं एक दूसरे से नजदीक हैं और उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है बहुत कम है, तो ये जो है शार्प स्लोप को दर्शाएंगे भाई, शार्प स्लोप, तीखे ढाल। शार्प स्लोप कब बनेंगे बच्चों, तो शार्प स्लोप का मतलब क्या हो गया कि जो आपका स्लोप है कुछ इस तरह से है, एंगल जो आपका बहुत ज्यादा बन रहा है ना, लगभग मान सकते हैं आप जो है ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है इसका 90 डिग्री से थोड़ा बहुत ही कम है, लगभग 90 का समथिंग, तो इसे हम शार्प स्लोप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐसी भी दिखा दी खींच के ताकि हमें समझ में आ जाए स्लोप कहाँ बन रहा है इसमें, स्लोप ये रहा, ये शार्प स्लोप है ये। अब ये शार्प स्लोप है तो इसका भाई कैसे बनाएंगे हम कंटूर, तो कंटूर देख लीजिए इसका, एक ही तरफ दिखा दे रहा हूं, दोनों तो इधर में नहीं दिखाऊंगा, एक ही तरफ दिखा देंगे सिर्फ, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। हमने यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट मान लो ये था आपका ये वाला, दूसरा पॉइंट मान लो ये है, तीसरा पॉइंट ये है, एक आधा और दिखाना तो और दिखा दीजिए, चौथा पॉइंट ये है, ठीक है। ये सब हमने पॉइंट दिखाए, अब मैं इन पॉइंट को नीचे ला रहा हूँ, इन पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ नीचे, तो मैंने ये वाला पॉइंट नीचे ले आया। अब तक तो बनाना आ गया होगा, तेरे सारे मैंने डायग्राम बनवा दिया कंटूर में, ये आ गया। हालांकि स्लोप मैंने यहाँ यूनिफॉर्म दिखा रखा, बट यहाँ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से मतलब नहीं है, आपको ये बताना है शार्प स्लोप कब बन रहा है, शार्प स्लोप कब बनेगा ये आपको दिखाना है यहाँ पर। बच्चों स्लोप दो तरह के बनते हैं, एक होता है शार्प और दूसरा होता है जेंटल, दो स्लोप होते हैं शार्प और जेंटल। ये जो मैंने दिखाया ये शार्प स्लोप है, कैसा स्लोप है बच्चे, ये आपका एक शार्प स्लोप हमने यहाँ दिखा रखा है, क्लियर है सभी को ये चीज, यस शार्प स्लोप, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर इनके आरएल को कुछ नाम दे रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने यहाँ से कह दिया कि आरएल जो मेरा भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लो मैंने कह दिया 98 99 से कर लो या फिर 97 से, 98 00 आप लिख लीजिएगा, 99 100, ये कुछ आरएल थे। अब मैं यहाँ पर अगर कंटूर लाइन बनाऊंगा भाई, तो कंटूर लाइन कैसे बनेंगी हमारी, तो हम कह देंगे यहाँ पर जो 100 वाली कंटूर लाइन है, इधर कहीं 100 वाला पॉइंट रहा होगा उससे मिलेगी, है ना, इधर कहीं 100 वाला पॉइंट होगा उससे मिलेगी, आप छोटा बना सकते हैं थोड़ा सा, ये 100 वाली हो गई। इसके बाद 99 वाली कंटूर लाइन, ये मान लो 99 वाली कंटूर लाइन हो गई, कर्व्ड फॉर्म में बनानी, कुछ नहीं करना। अगली हो गई आपकी 98 वाली कंटूर लाइन, उसके बाद ये होगी आपकी 97 वाली कंटूर लाइन, ये। तो यहाँ पर ये जो कंटूर लाइनें बन रही हैं अपनी, इनके बीच का अगर आप हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट देख पा रहे होंगे, ये जो 36 समतुल्य होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है बच्चों ये कम है, ये कैसा है, कम है, देख पा रहे हैं आप बच्चों, ये कम है ना, सबको विजिबल हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं, HE, यहाँ भी HE और यहाँ भी HE। तो जब HE कम बन रहा है तो ये जो आपका भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट था आपको कम मिल रहा है, कम के केस में शार्प स्लोप बनेगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम होगा तो शार्प स्लोप बनेगा, ठीक है, बहुत कम है ये, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट काफी कम है, तो ये किसको दर्शाएगा, शार्प स्लोप को। इसी में मैं साथ में आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, चाहे तो अलग से जोड़ लीजिएगा, या फिर क्या भाई, यदि
यदि जो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है जिसे हम क्षैतिज समतुल्य कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्षैतिज समतुल्य, क्षैतिज समतुल्य अधिक है तो वह जेंटल स्लोप दर्शाता है। भाई किसे दर्शाएगा, जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप दर्शाता है। लाइन दिख रही है सभी को, ये ज्यादा छोटा तो नहीं दिखा, मैं हाईलाइट कर देता हूं, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये यानी यदि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अधिक है तो वह किसको दर्शाएगा भाई, जेंटल स्लोप को दर्शाएगा। देखिए देख लीजिए यहाँ पर जेंटल स्लोप में कुछ नहीं, बस एंगल जो है आपका कम हो जाएगा ना, जेंटल स्लोप कुछ इस तरह का बनेगा, जेंटल स्लोप कुछ इस तरह का बनेगा। ये मान लो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल दिखा दिया, स्लोप मतलब क्षैतिज से कुछ ना कुछ कोण बनना चाहिए, तभी तो वो स्लोप होगा भाई। स्लोप में क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल है बच्चे, ये एंगल कम है तो ये जेंटल स्लोप है, एंगल ज्यादा हो तो शार्प स्लोप होता है। ये जो हमने डायग्राम बनाया शार्प स्लोप का है, ये कैसा है भाई, ये शार्प स्लोप है, ये हमने यहाँ पर शार्प स्लोप दिखा रखा है। और ये जो हमने बनाया है ये कैसा स्लोप है बच्चों, ये जेंटल स्लोप है आपका, जेंटल स्लोप। इस केस में हमने कुछ पॉइंट कंसीडर कर लिया इस पे, मान लो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, मैं 3 ही पॉइंट ले रहा हूँ बस, ये तीन पॉइंट ले लिया मैंने। ले लिया आपका 98 RL से शुरू किया, 98 RL इसका, ये 98, ये 99 RL है, ये 100 RL है, ठीक है। इन सभी को हम नीचे ले आए ताकि हम इसकी कंटूर लाइन दिखा सकें। एक ही तरफ का मैं स्लोप दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। कंटूर में कुछ नहीं बच्चे, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर इस चैप्टर में भी आप नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर समझ लो कि आप बढ़िया से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए मान लो ये कंटूर लाइन होगी पहली आपकी, दूसरी कंटूर लाइन होगी आपकी, और तीसरी कंटूर लाइन आपकी हो गई कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो ज्यादा है भाई, शार्प स्लोप की तुलना में। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आप देख पा रहे होंगे वो कैसा है दोस्त, वो ज्यादा है। कैसा है, ज्यादा। यहाँ देख लीजिए आप, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ज्यादा है डेफिनेटली, है ना। या फिर यहाँ दिखा सकते हैं आप इस चीज को, यहाँ भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर ये कैसा भाई, ज्यादा है, ये कैसा है, ये ज्यादा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये आपका HE उसकी तुलना में ज्यादा है, देख पा रहे हैं आप। तो हम यहाँ क्या कह देंगे, हम कह देंगे भाई यहाँ पर यदि समुच्च रेखा एक दूसरे से नजदीक हो, पास पास हो, तथा उनके बीच का जो क्षैतिज समतुल्य है बहुत कम हो, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत कम हो, तो इस प्रकार की रेखाएं जो है शार्प स्लोप को दर्शाएंगी, तीक्ष्ण स्लोप को दर्शाएंगी, है ना। इसका विपरीत कर देंगे क्या, यदि समुच्च रेखा एक दूसरे से दूर दूर हो, उनके बीच का जो क्षैतिज समतुल्य है वो ज्यादा हो, अधिक हो, तो ये किसको दर्शाएंगे, ये जेंटल स्लोप को दर्शाएंगी। ये जेंटल स्लोप को दर्शाती है। क्या आप सभी को ये बात अच्छे से स्पष्ट हो गई, बोलिए भैया, क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ गई बच्चे। तो ये डायग्राम सभी को बनाने आने चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए। शार्प स्लोप ऐसा होता है, कंटूर लाइनें कैसे होंगी, पास पास आ जाएंगी। जेंटल स्लोप ऐसा होता है, इसमें कंटूर लाइन दूर दूर हो जाएंगी। तो ये आपका हो गया 5वां कैरेक्टरिस्टिक लैंडी स्लोप। छठा हो जाएगा आपका भाई सॉरी स्लोपी लैंड। इसके बाद छठा हो जाएगा फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड मतलब होता है समतल, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल जैसी जमीन है, फ्लैट है। क्या चीज जमीन, फ्लैट है, सपाट है, सपाट। तो सपाट में क्या होता है, स्लोप की वैल्यू बहुत कम होती है बेटा। सपाट में क्या होता है, स्लोप की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। तो स्लोप की वैल्यू बहुत कम का मतलब क्या, कुछ इस तरह का स्लोप होगा। इन्हें मैं और कम कर देता हूँ, इसको बहुत ही कम कर दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ही ज्यादा। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी मान लो यहाँ से जा रही है, अब यहाँ पर खुद देख सकते हैं कितना कम स्लोप है। जब स्लोप का मान बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो उसे हम लगभग फ्लैट कह देते हैं, फ्लैट। ये कैसी जमीन है भाई आपकी, ये हमारी फ्लैट लैंड है। हमने कह दिया यहाँ पर क्या है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट होगी जमीन आपकी, ठीक है, फ्लैट और लैंड। इस केस में क्या होगा भाई, आप खुद बता दीजिए। इस केस में कंटूर लाइन बहुत दूर दूर हो जाएंगी, कंटूर लाइन डेफिनेटली बहुत दूर दूर हो जाएंगी। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा पॉइंट यहाँ लगाया, तीसरा पॉइंट यहाँ लगाया, अब कंटूर लाइन बनाइए, काफी ज्यादा दूर दूर हो जाएंगी कंटूर लाइन। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो यहाँ पर जो आपका जो इसका वर्टिकल गैप है जिसे हम कंटूर इंटरवल कहते हैं वो तो काफी कम है। कंटूर इंटरवल बहुत कम है, बल्कि यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये वाला यहाँ से आएगा, यहाँ से कंटूर इंटरवल तो हमारा बहुत कम है ना। लेकिन जो आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसी है, बहुत ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसी आएगी, इसके इसमें बहुत ज्यादा आएगी। आप यहाँ पर डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ ले ली लाइन, ये दूसरा मैंने यहाँ से पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, और तीसरा मैंने ये पॉइंट ले लिया। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पर क्या समझ आ रहा है आपको, आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं कंटूर लाइन ये वाली बनाता हूँ तो ये बन गई, ये वाली कंटूर लाइन देखिए ये बन गई, ये वाली कंटूर लाइन आपकी ये बन गई। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि सर जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो तो बहुत ज्यादा है। जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली, ये दूरी कैसी है, बहुत ज्यादा है। ये वाली यहाँ पर भी ये जो दूरी है ये वाली, ये बहुत ज्यादा है। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया तब इतना देखने को मिल रहा है आपको, वरना सपाट के केस में बहुत ज्यादा रहता है। ये भी आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। लेकिन जो वर्टिकल इंटरवल होता है बहुत कम होता है। अगर मैं वर्टिकल को दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ, ये रहा, ये रहा, इसको कहते हैं कंटूर इंटरवल CI, इसको भी कंटूर इंटरवल कहते हैं CI। विजिबल हो रहा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से एक छोटा सा पॉइंट अलग से मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर जो HE है, HE फ्लैट के केस में वो तो ज्यादा रहता है, एंड जो CI होता है कंटूर इंटरवल वो कैसा होता है बेटा, उतना ही कम होता है, उतना ही क्या रहता है, कम रहता है। तो ये चीज आपको इस केस में याद रखनी होगी। ये बात आप लोग इस केस में याद रखिएगा, आपको इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है भाई।
ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि इसमें क्या होता है जब कंटूर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी अधिक होती है। क्षैतिज दूरी कैसी है, बहुत अधिक है इनके बीच की। ये जो क्षैतिज दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्षैतिज दूरी क्या है बेटा, यहाँ पर बहुत अधिक है, ये जो है ये बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये फ्लैट लैंड को दर्शाता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज्यादा होगा इसमें, और सीआई जिसे हम कहते हैं कंटूर इंटरवल वो कम होता है। सीआई ये वाला होता है वर्टिकल वाला, ये कम है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज्यादा है, इसको हम कह देंगे फ्लैट लैंड। इसे क्या बोल देंगे बच्चे, फ्लैट लैंड। आगे आता है हिल और माउंड। माउंड कह दो आप या माउंटेन पूरा लिख सकते हैं, माउंटेन या माउंड कह दो। हिल मतलब होता है पहाड़ी। और जो पहाड़ी के केस में एक बात बहुत विशेष है जो आपको याद रखनी है, मान लो हमने यहाँ पर ये कोई पहाड़ी बना रखी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी बना दी, मैंने इस पहाड़ी पर कुछ पॉइंट कंसीडर किए। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट ले रहा हूँ पर्याप्त, 3 पॉइंट। इधर भी हमने पहाड़ी के सीध में यहाँ पर ये दिखा दिया, इसके सीध में ये खींच दी लाइन, इसके सीध में ये, इससे क्या होगा, समान उच्चता के बिंदु मिल जाएंगे। ये सबके सब कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है, अंदर की चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ये मैंने मान लो आरएल ले लिया 98, ये वाला आरएल मैंने ले लिया 99, ये आरएल मैंने ले लिया 100। सेम वे में इधर भी आपके आरएल हो जाएंगे 98, 99 और यहाँ पर 100। आरएल आप कुछ भी दिखा सकते हैं लेकर के अपनी मर्जी से। अब आपने क्या किया भाई, अब आपने इनकी कंटूर लाइनें खींची, नीचे हम कंटूर लाइन खींच लेने इसकी। ये 98 वाला पॉइंट है, ये भी 98 वाला पॉइंट है। इन दोनों को मिलाकर के आप एक कंटूर लाइन बनाइए, ये बना दी। ये 99 वाला पॉइंट, इधर ये 99 वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाकर के एक कंटूर लाइन बना दीजिए। ये 100 वाला पॉइंट और ये 100 वाला पॉइंट, इन दोनों को मिलाकर के कंटूर लाइन बना दीजिए। ये तो यहाँ पर ये क्या बन गया भाई, 98 आरएल वाला पॉइंट, ये आपका 99 आरएल वाला पॉइंट और ये 100 आरएल वाला पॉइंट। तो बेसिकली इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे हम कि जो कंटूर लाइनें होती हैं उन कंटूर लाइंस की वैल्यू अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ बढ़ती जाती है। यहाँ पर वैल्यू अंदर की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, 99, 98, 99 और 100। तो भाई हिल को कब दर्शाएगा, कोई भी कंटूर मैप पहाड़ी को तब दर्शाता है जब उसका जो कंटूर लाइन पे जो आरएल होते हैं उनके आरएल की वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ती है, रिड्यूस लेवल अंदर की तरफ बढ़ता जाता है कंटूर मैप पर, तो वो एक पहाड़ी को दर्शाएगा। वो किसको दर्शाएगा, वो एक हिल को दर्शाएगा, हिल को। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई, ये हिल हो गई पहाड़ी, ये हिल है भाई। अब ये हिल को क्यों दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं दे रखा डायग्राम, हमें ये दिया जाएगा, इसे हम कंटूर मैप कहते हैं। ये जो बन रहा है ना आपका कंटूर मैप है, इस कंटूर मैप को देख करके हम बता सकते हैं कि ये पहाड़ी का डायग्राम है या घाटी का। घाटी मतलब वैली, वैली इसका उल्टा हो जाता है। तो अगर हमें ऐसा कोई कंटूर मैप दिया हो जिसमें वैल्यूज अंदर की तरफ बढ़ रही हो या हम कहते हैं बाहर की तरफ घट रही हो, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये एक पहाड़ी को प्रदर्शित करता है, हिल को प्रदर्शित करता है। आप देख सकते हैं हिल को दर्शा रहा है। क्या आप सभी को यह समझ में आ रहा है? यदि किसी समुच्च नक्शे पर क्रमागत बंद समुच्च रेखाओं का जो मान है भाई, यहाँ पर जो कंटूर लाइंस का जो मान होता है, अगर वो अंदर को बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक पहाड़ी को प्रदर्शित करता है। व्हेन द वैल्यूज ऑफ कॉन्जुगेटिव कंटूर लाइंस ऑन ए मैप आर इंक्रीजिंग इंटरनली, यानी इंटरनली मतलब अंदर की तरफ क्या हो रही है, वैल्यूज आपकी इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या करेगा, दे रिप्रेजेंट कर दो, दे रिप्रेजेंट ए हिल और माउंट। डिस्प्ले की जगह रिप्रेजेंट शब्द यूज कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है आप सबको कि पहाड़ी होगी तो वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ेंगी और घाटी होती तो वैल्यू अंदर की तरफ घटती, बाहर की तरफ बढ़ती। याद रख पाएंगे? कोई भी आपको मैं कंटूर मैप डायरेक्ट दे दूं तो उसे देख के बता सकते हैं किसका डायग्राम है ये, बिल्कुल बता देंगे, आराम से बता देंगे। लाइन जो वैल्यू है कंटूर लाइन की, अगर ये अंदर की तरफ बढ़ रही है तो कह देंगे पहाड़ी है ये, और कम हो रही है तो कह देंगे घाटी है। घाटी अगला पॉइंट आ जाएगा आपका। वैली, वैली को हिंदी में घाटी कहते हैं बेटा। घाटी कैसे बनती है, घाटी आपको ऐसे बनानी होगी। घाटी का डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे। ये मान लो हमने कोई घाटी बना दी, ये क्या है, कोई वैली बना दी, वैली। अगर मैं इस वैली में पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, मैंने कह दिया यहाँ पर जो पॉइंट है अपना ये वाला, ये 98 आरएल वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, 98 वाला। ये पॉइंट 99 आरएल वाला पॉइंट और ये पॉइंट 100 आरएल वाला पॉइंट था। इसी के सामने हमने यहाँ पर दिखा दिया, जस्ट सामने। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, ये 98 आरएल वाला पॉइंट हो गया। मैं 98, 99, 100 क्यों मान रहा हूँ बार बार, ताकि आपको एक ही तरह से सबको समझ में आ जाए, है ना। ये भी समझ में आए कि हाँ ये जीटेक वाली वाला कंटेंट है अपना, यूनिफॉर्म एकदम, मतलब यूनिक। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, 30, 40, 50 ले सकते हैं, आपकी सेल्फ चॉइस है ना। मैं 1-1 मीटर के अंतराल पे ले रहा हूँ, ये मीटर में होते हैं आरएल, मतलब मैंने पहले लेक्चर में सब समझा दिया था अच्छे से इसके बारे में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटूर लाइन बनाएंगे। तो ये इनको नीचे ले आइए कंटूर लाइन दिखाने के लिए। कंटूर लाइन बनाने के लिए मैं सभी पॉइंट्स को नीचे ले आया, लाना तो पड़ेगा भाई नीचे, इधर से भी। अब आप खुद बताएंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताएंगे कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है अपने डायग्राम से, थ्योरी बिल्कुल एकदम मैच कर रही है, बढ़िया से, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो गया, अपने डायग्राम बना के समझा दिया। तो ये डायग्राम इसलिए मैं बेटा बना के दिखा रहा हूँ, पहले से मैं बुक के छपे हुए आता कोई मतलब नहीं बनता। अब बुक में इतने डायग्राम दिए भी नहीं होंगे जितने मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को, तो अच्छे से समझे आप लोग ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया भाई, ये जो हमारा आरएल 98, इधर भी 98 आरएल वाला पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिला करके हमारी एक कंटूर लाइन बन गई। एक कंटूर लाइन ये बन गई 98 वाली, फिर 99 वाला पॉइंट ये रहा, 99 वाला पॉइंट ये रहा, इनको आपस में मिलाइए। इनको आपस में मिला के एक दूसरी कंटूर लाइन हमने ये बना दी, विजिबल हो रहा है ना सभी को, ये हो गई। तीसरा 100 वाला पॉइंट ये रहा, 100 वाला पॉइंट, और इधर भी 100 वाला पॉइंट ये था। इनको आपस में मिला करके भी हमने क्या किया, कंटूर लाइन ये बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या स्पष्ट हो रहा है दोस्त, बड़ी ही अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। 100 आरएल वाला पॉइंट बाहर वाला था, ये वाला जो 99 आरएल वाला पॉइंट हो गया, ठीक, और ये वाला जो आपका 98 आरएल वाला पॉइंट हो गया।
तो हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है, हमें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि जब कंटूर लाइंस में वैल्यू अंदर की तरफ कम हो रही होती है तो ये घाटी को दर्शाएगा। यहाँ पर पहाड़ी में क्या हो रहा था, वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ रही थी, है ना। मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपका फोकस और अधिक जाए इसके ऊपर, छोड़ो, ठीक है। ये अंदर की तरफ वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही थी तो ये हिल हो गया, और जहां पर अंदर की तरफ वैल्यू घट रही है क्या हो जाएगा, वैली। क्या हो जाएगा भाई, वैली। वैली बोले तो घाटी। अगर यहाँ नहीं दिख रहा सही से तो मैं इसको साइड में दिखा देता हूँ, ये वैली है, ये क्या है, वैली है, वैली। तो वैली में क्या होता है समझ के सब बच्चे, यदि किसी समोच्च नक्शे पर क्रमागत जो बंद समुच्च रेखाएं होती हैं, भाई जो हमारी बंद समुच्च रेखाएं हैं उनका मान अंदर को घट रहा है, अंदर को क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये किसको दर्शाएगा, ये वैली को दर्शाएगा, घाटी को दर्शाएगा। तो अगर आपको कोई कंटूर मैप दे दिया जाए, कंटूर मैप को देख करके आप लोग बता सकते हैं किसका है। अगर वैल्यू अंदर की तरफ घट रही है तो घाटी है। माइंड में घाटी को रखिए, घाटी में क्या होता है, गड्ढा जैसा बनता है, ऐसे गड्ढा, ठीक है। इस केस में दिमाग में रखिए गड्ढा जैसा बन रहा है तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी कम होगी, क्योंकि आरएल ऊपर की तरफ बढ़ता है ना दोस्त। आरएल का मान क्या होता है, आरएल का मान होता है जमीन से डेटम से ऊंचाई ले रहे हैं आप, डेटम यहाँ कहीं था नीचे, यहाँ कहीं डेटम था, उससे ऊंचाई ले रहे हैं आप, तो ये ऊंचाई आपकी कम है, इससे ऊपर ये और ऊपर है, ये और ऊपर है, तो वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है आरएल की वैल्यू। तो हमारे दिमाग में रखना घाटी बन रही है, माइंड में सेट करिए, घाटी मतलब गड्ढा बन रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू कम होगी, उसके ऊपर की वैल्यू और अधिक होगी, उसके ऊपर की और अधिक होगी। और जब हम कंटूर लाइन खींचेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है वो अंदर आएगा, उसके बाहर वाला पार्ट जो बाहर आएगा, ऊपर वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट सबसे बाहर आएगा। तो वैली में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट भाई सबसे बाहर आ गया, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जबकि पहाड़ी में क्या होता है, पहाड़ी में भाई ऊपर वाला पार्ट अंदर आता है। पहाड़ी में क्या होता है बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट होगा आपका, ये वाला अंदर आ रहा है। ये चीज माइंड में अगर सेट हो जाएगी तो आप बिना डायग्राम खींचे भी बता सकते हैं कि वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ रही है तो ये हिल हो जाएगा, वैल्यू अंदर की तरफ घट रही है तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू और हिल का कंटूर मैप बढ़िया से समझ में आ गया सभी दोस्तों को। अरे क्लियर हो रहा है ना भाई। चलिए, बेचारा दिल का रिप्लाई आ गया, बहुत बढ़िया। बेचारा दिल, आपका दिल इतना बेचारा है, ऐसा क्या गलत हो गया आपके साथ भाई। बेचारा दिल, आपका असली नाम क्या है, आपका असली नाम क्या है बताइए। रोहन असली नाम है आपका, बिल्कुल। रोहन का तो मान सकते हैं, बेचारा दिल, रोहन का तो मान सकते हैं भाई। हमारी लाइफ में भी एक रोहन थे, बेचारा दिल। मतलब रोहन सर एक टीचर है हिंदी के, हमारे साथ पढ़ाई करते थे वो ऑफलाइन में। चलिए, रिज लाइन की बात कर लेते हैं। नाम चेंज करा लेना दोस्त अपना, है ना, बेचारा दिल की जगह रोहन लिखवा लेना, मैसेज कर देना, यहाँ से नाम चेंज कर देगी टीम आपका। मतलब उस पर ही एप्लीकेशन पे चैट वाले ऑप्शन में क्लिक करके मैसेज कर देना, तो वहां से नाम चेंज हो जाएगा। रिज लाइन की बात कर लेते हैं। रिज लाइन, रिज लाइन और वैली लाइन, दो लाइनें होती हैं दोस्त, एक होती है रिज लाइन, दूसरी होती है वैली लाइन। मैं दोनों को दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ आपको डायग्राम में दिखा दूँ अच्छे से, रिज लाइन और वैली लाइन क्या होती है। रिज लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिज लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो वहां पर आपने रिज कैनाल पढ़ा होगा, रिज कैनाल पढ़ा था ना, जो रिज लाइन के अलॉन्ग बनाया जाता है। रिज लाइन वहां पर बताई गई होगी आपको। तो रिज लाइन का मतलब होता है बच्चे, जैसे मैंने कह दिया कई सारे पहाड़ बना दे रहा हूं मैं, एक पहाड़ी, इसके पीछे दूसरी पहाड़ी, है ना, ये दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, चौथी पहाड़ी, मैंने कई सारी पहाड़ियां बना रखी है। अरे दिख रहा है सबको, ये मैंने कई सारी पहाड़ी बना दी। इन सभी पहाड़ी का सबसे ऊंचा वाला बिंदु कौन सा, उच्चतम बिंदु। वैसे पहाड़ी और सही से बनाया तो और अच्छे से बनेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। ये मान लो एक पहाड़ी है, कोई भी लग रहा है पहाड़ी जैसा लगना चाहिए। अब ऐसी मैंने कई सारी पहाड़ियां बना दी, दूसरी पहाड़ी ये रही, तीसरी पहाड़ी ये रही, चौथी पहाड़ी ये रही, कई सारी पहाड़ियां बनी हुई है। ये वाली, ये एक, ये कई सारी पहाड़ियां अलग अलग, नंबर ऑफ हिल्स बना दी हमने, बहुत सारी पहाड़ियां। इन सब पहाड़ियों में सबसे ऊंचा वाला बिंदु बताइए कौन सा है। तो हम कहेंगे सर इस वाली पहाड़ी का सबसे ऊंचा बिंदु ये है, इस वाली पहाड़ी का सबसे ऊंचा बिंदु ये है, इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा बिंदु ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। भाई किसी भी पहाड़ी का सबसे उच्चतम बिंदु लीजिए आप, और जब कई सारी पहाड़ियों के सबसे उच्चतम बिंदु को मिलाकर के एक लाइन खींच देंगे, सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट को, तो वो लाइन जो बनेगी उसे रिज लाइन बोलते हैं दोस्त। उसे क्या बोलेंगे हम, उसे रिज लाइन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे रिज लाइन बोलेंगे। ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, रिज लाइन। ये लाइन क्या हो जाएगी, कहेंगे रिज लाइन, ठीक है। चलिए भाई, लाइन थोड़ी सी मुझे जो है टेढ़ी दिखानी पड़ेगी क्योंकि मेरा डायग्राम टेढ़ा है। चलिए, ये जो लाइन है अपनी क्या है बेटा, ये रिज लाइन हो गई। तो रिज लाइन हम किसे कहते हैं, रिज लाइन हम कहते हैं किसी भी पहाड़ी के सबसे उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन। किसी पहाड़ी की श्रृंखला के, पहाड़ी की श्रृंखला मतलब सीरीज ऑफ हिल्स, हिल्स की एक पूरी सीरीज बनी हुई है ना, तो उसके जो सबसे उच्चतम बिंदु होते हैं, उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसे कहते हैं काठी रेखा। काठी रेखा मतलब रिज लाइन, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे, सबसे उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो जाती है आपकी काठी रेखा, मींस रिज लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, रिज लाइन। जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए सीरीज ऑफ हिल्स नोन एज रिज लाइन, उसे हम रिज लाइन कहते हैं। अब इसका उल्टा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या करते हैं इसका उल्टा, मैंने कई सारी वैल्यू बना दी। वैली, एक वैली ये हो गई, वैली जैसी लग रही है, नहीं लग रही तो अभी लगेगी, ठीक है जी, होगी वैली। अब मैं ऐसी कई सारी वैलीज बना दे रहा हूँ, ऐसी कई सारी वैलीज मैंने यहाँ बना दी। एक ये होगी वैली, दूसरी ये होगी वैली, तीसरी ये होगी वैली, चौथी ये होगी वैली, पांचवी ये हो गई, और भी एक दिखानी लो, छठी ये हो गई, बस इतनी बहुत है। ये मैंने कई सारी वैलीज बना रखी है। अब इन वैलीज का जो सबसे निम्नतम बिंदु होगा बच्चे, सबसे निम्नतम बिंदु का मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा इनका, उन सबको आपस में मिला दीजिए, सबसे नीचे वाले बिंदुओं को। जब आप सबसे नीचे वाले बिंदु यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये रहा सबसे नीचे वाला बिंदु, यहाँ पर ये रहा, यहाँ ये रहा, यहाँ ये रहा, ये रहा, सबसे निम्नतम बिंदुओं को मिलाइए और इन सबको मिलाकर के एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, ये रही लाइन। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, वैली लाइन। इसको क्या कहेंगे बच्चों, वैली लाइन। वैली लाइन तो क्या हो जाएगा, ये घाटी के निम्नतम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा घाटी रेखा कहलाती है। तो वैली लाइन और रिज लाइन सभी को समझ आ गई। इसका नाम क्या था, रिज लाइन, RIDGE, रिज लाइन।
और ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा वैली लाइन, ये हो जाएगा वैली लाइन। दोनों चीज समझ आ रही है सभी को? अब भाई रिज लाइन और वैली लाइन हम समझ क्यों रहे हैं। आप एक डायग्राम और बना सकते हैं, है ना, अगर आपको और भी अलग तरीके से दिखाना हो ऐसे भी बना सकते हैं, जिनको दोनों को मैं साथ में दिखा दे रहा हूँ। ये पहाड़ी, ये घाटी, ये पहाड़ी, ये घाटी, फिर आगे ये पहाड़ी, फिर से ये पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ी है एक, अरे यार ये पहाड़ी है, ये घाटी है, ये पहाड़ी है, ये घाटी है, पहाड़ी घाटी, ऐसे करके बना सकते नहीं बना सकते? तो हम यहाँ पर साथ में दिखाना चाहे साथ में दिखा सकते हैं। सबसे ऊंचा बिंदु, इसका सबसे उच्चतम बिंदु, इसका सबसे उच्चतम बिंदु, तो इन सबको जो मिलाएंगे तो क्या बनेगी आपकी, ये रिज लाइन बनेगी। क्या बनेगी बेटा, रिज लाइन। ये सबसे नीचा पॉइंट घाटी का, ये सबसे नीचा पॉइंट, ये सबसे नीचा पॉइंट, इन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा बेटा, ये वैली लाइन। तो मैंने एक साथ भी दिखा दिया दोनों को। ऊपर वाली जो लाइन है आपकी ये वाली, ये एक रिज लाइन होगी, क्योंकि सभी पहाड़ियों को उच्चतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा है और सभी घाटियों के निम्नतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपकी वैली लाइन होगी। तो अब यहाँ पर हम इस घाटी लाइन, वैली लाइन, मतलब ये जो रिज लाइन और वैली लाइन है, इसको क्यों समझ रहे हैं? इसको हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि जो रिज लाइन होती है ना बच्चे, इसको कंटूर लाइन हमेशा 90 डिग्री पर काटती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कंटूर लाइन जो होगी इसको 90 डिग्री के एंगल पर काटेगी, समकोण पर काटती है। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इसलिए हम यहाँ रिज लाइन और वैली लाइन समझ रहे थे। हमने क्या कहा? हमने कहा पहले तो ये समझा कि सभी उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी आपकी, उसे हम क्या कह देंगे भाई? उसे हम कहेंगे रिज लाइन। पहली बात तो हमें रिज लाइन समझ में आ गई, रिज लाइन। दूसरा हमने क्या कह दिया? दूसरा हमने कह दिया कि सभी घाटी के निम्नतम बिंदु, ये तो पहाड़ी के हो गए सभी उच्चतम बिंदु, और जो घाटी के निम्नतम बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे हम वैली लाइन कहते हैं, वैली लाइन, घाटी रेखा। ठीक है। अब समोच्च रेखा जो होती है, समोच्च रेखा एक जल विभाजक रेखा। बेटा ये जो आपकी रिज लाइन होती है ना, इसको हम जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसका हिंदी में दूसरा नाम एक तो काठी हमने बता दिया था, काठी रेखा, काठी रेखा। साथ में इसी को हम वाटर साइड लाइन भी बोलते हैं। वाटर साइड लाइन मतलब इसी का दूसरा नाम होता है जल विभाजक रेखा। इसे बेटा जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं? विभाजक रेखा, इसे हम जल विभाजक रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोगों ने इरिगेशन में पढ़ा होगा। इरिगेशन में क्या होता है? खेती करते हैं हम लोग, हमारी कैनाल, इरिगेशन में कैनाल, रिज कैनाल पढ़ते हैं हम, एक टाइप है कैनाल का, रिज कैनाल। उस रिज कैनाल में क्या होता है? वो रिज कैनाल जो है इस रिज लाइन के ही एलोंग बनाई जाती है। जैसे रिज लाइन जा रही है, इसी के समांतर आपके कैनाल बना दी, नहर बना दी, इस नहर में पानी है। तो हमने ये पढ़ाया था आपको कि ये जो कैनाल है ना आपकी, जो रिज लाइन के बिल्कुल समांतर चल रही है, ये नहर आपकी दोनों तरफ सिंचाई कर सकती है। इधर भी खेती हो सकती है इससे, और इस कैनाल से इस साइड भी खेती हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कैनाल हमारी एक ऐसी कैनाल है जो पानी को दो भागों में बांट दे रही है। इधर वाले लोग भी खेती कर सकते हैं इस नहर से, इधर वाले लोग भी खेती कर सकते हैं। रिज कैनाल से दोनों स्लोप की तरफ खेती की जा सकती है। ये रिज कैनाल की एक स्पेसिफिकेशन भी, एक विशेषता भी है इसकी, जेईई में पूछी जाती है। रिज कैनाल का क्या सबसे इंपोर्टेंट काम है? तो रिज कैनाल का काम होता है कि दोनों तरफ सिंचाई कर सकती है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं वाटर साइड की बात कर रहा था, जल विभाजक रेखा। तो इरिगेशन में एक टॉपिक है आपका छोटा सा, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया पढ़ा होगा आपने। तो कैचमेंट एरिया का मतलब क्या? किसी भी एरिया में जो बारिश हो रही है, वो बारिश का पानी किसी एक जगह जाके एकत्रित होता है। तो जितने एरिया का पानी किसी नदी में जाके मिल जाएगा, वो नदी का, उस नदी का वो कैचमेंट एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाटर साइड लाइन है, ये क्या करेगी? जब बारिश होगी ना बच्चे, बारिश मान लो ऊपर से बारिश हो रही है पहाड़ी के ऊपर, तो ये जो रिज लाइन होती है आपकी, इसको हम वाटर साइड लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि बारिश का पानी इस लाइन से दो भाग में बढ़ जाएगा। कुछ पानी आपका इस साइड को चला जाएगा, रिज लाइन के इस साइड को, लेफ्ट साइड में, कुछ पानी राइट साइड में चला जाएगा। तो इसीलिए हम इस रिज लाइन को क्या कहते हैं बेटा? इस रिज लाइन को वाटर साइड लाइन भी कहते हैं, जल विभाजक रेखा, क्योंकि पानी को विभाजित कर देगी दो भागों में। रिज लाइन से ही आधा पानी आप, आधा मतलब कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा। दो अलग अलग कैचमेंट एरिया को आपस में जो बांटती है ना, वो भी आपकी रिज लाइन ही होती है। अभी समझ आ रहा है रिज लाइन मतलब क्या है? ठीक है ना। तो इसको हम जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर समझा ये रहे हैं आपको, कुल मिलाकर रिज लाइन हम क्यों पढ़ रहे हैं? रिज लाइन हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एक स्टेटमेंट याद रखना है आपको कि जो रिज लाइन होती है ना, इनको कंटूर लाइन जो है 90 डिग्री पर पार करेंगी। अगर हम कोई कंटूर लाइन बनाएंगे, कोई कंटूर लाइन, तो पहाड़ी के बिल्कुल अलोंग बनेगी, इस तरह से 90 डिग्री पर काटती जाएगी। इसको कैसे काटेगी? इसको 90 डिग्री पर काटेगी, 90 डिग्री पर जो हमारी कंटूर लाइन बनेगी, वो जो कंटूर लाइन बनेगी वो इनको 90 डिग्री पर काटेंगी। कितने पर काटेंगे? 90 डिग्री पर काटती जाएंगे, 90 डिग्री पर। मेरी बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? इसीलिए यहाँ पर हमें रिज लाइन समझना जरूरी था। रिज लाइन के बारे में यही आपको ध्यान रखना है कि समोच्च रेखा एक जल विभाजक रेखा या काटी रेखा, या फिर जो घाटी रेखा होती है वैली लाइन, इसको समकोण पर पार करती है या काटती है, समकोण पर काटती है। जो कंटूर लाइनें हैं वो कंटूर लाइन क्या करेंगे बच्चे? रिज लाइन और वैली लाइन को कहां काटेंगी? 90 डिग्री पर काटेंगी। कंटूर लाइंस क्रॉस है, वाटर साइड लाइन कह दो आप या रिज लाइन कह दो। वाटर साइड लाइन और रिज लाइन एक ही होती है। इसके बाद वैली लाइन आपकी अलग होती है जो निम्नतम बिंदु को मिला रही थी। तो वाटर साइड लाइन, रिज लाइन या वैली लाइन, इनको राइट एंगल पे काटेंगे। किस पे काटेगी बेटा? राइट एंगल पे काटेगी, राइट एंगल पे क्रॉस करेगी। ये बात सभी बच्चों को स्पष्ट हुई? मुझे क्लियर कर दीजिए एक बार अगर आप सबको ये चीज समझ में आ गया तो। ठीक है ना। बस इतना से याद रखना। तीन अलग अलग पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया आपको कि आपकी रिज लाइन या फिर जो काठी रेखा है ये क्या है ना। अंग्रेजी भाषा में इसको जल विभाजक को वाटर साइड लाइन कह देते हैं, वाटर साइड लाइन। तो रिज लाइन या वाटर साइड लाइन एक ही होती है। रिज लाइन क्या होती है आपकी? किसी भी नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ हिल्स है, पहाड़ियों की एक सीरीज है पूरी, तो उसमें सबसे उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन आपकी रिज लाइन हो जाती है, और सबसे निम्नतम बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो है वैली में, वो वैली लाइन हो जाती है। और इनको कंटूर लाइन 90 डिग्री पर काटती है। ये भी आप लोगों को सभी को याद रखना था। तो ये टॉपिक फाइनली आपका कंप्लीट होता है। करेक्टरिस्टिक पूरी तरह से आपके कंप्लीट हो गए दोस्त। अब यूज पर आते हैं। अब किस पर आएंगे भाई? अब यूज पर आ जाएंगे। तो मुझे कंफर्म करें, जो ये छठा टॉपिक था जो कि काफी इंपोर्टेंट था, सभी को समझ में आ गया ये वाला टॉपिक? बोलिए। करेक्टरिस्टिक में हमने क्या क्या बताया भाई आपको? हमने पहले क्लोज, और आपको ये हेडिंग याद करनी है, सिर्फ पहला याद करना है क्लोज और कोलिनियर लाइन, यानी बंद रेखाएं, बंद और अरेखीय रेखाएं, अरेखीय है ना, जो रेखा में मतलब सीधी रेखा में नहीं है, नॉन लीनियर है वो। ठीक है। एक होता है लीनियर संरेखीय, असंरेखीय। तो ये असंरेखीय रेखा होती है, कर्व्ड फॉर्म में होती है ये।
तो हमने बता दिया कंटूर लाइन हमेशा कैसी होती है, बंद रेखाएं होती हैं जो जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होती हैं। दूसरा था आपका डू नॉट कट ईच अदर्स पाथ, ये हेडिंग याद है तो अंदर का याद हो जाएगा कि दो कंटूर लाइन है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और ना ही आपस में मिलती है, केवल बाहर निकले हुए टीले को छोड़कर, ओवर हैंगिंग क्लिफ को छोड़कर, क्योंकि ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में दो कंटूर लाइन एक दूसरे को काट देती हैं। इसके बाद यूनिफॉर्म स्लोप बताया, यूनिफॉर्म स्लोप में क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम होगी तो उस केस में जो है स्लोप बनेगा वो यूनिफॉर्म स्लोप बनेगा। हमने नॉन यूनिफॉर्म स्लोप की बात करी, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम नहीं होती है, कभी ज्यादा होगी तो कभी कम होगी, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ठीक है। इसके बाद हमने कहा फिर स्लोपी लैंड, स्लोपी लैंड में दो तरह का स्लोप बताया, एक बताया आपको भाई शार्प स्लोप, दूसरा बताया आपको जेंटल स्लोप। शार्प स्लोप में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, जेंटल स्लोप में ज्यादा होती है वैल्यू, इतना याद रखना था आपको। इसके बाद हमने बताया फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड के केस में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा होगा लेकिन जो कंटूर इंटरवल है बहुत कम होता है ना, एचआई ज्यादा होता है सीआई कम होता है। इसके बाद हमने फिर बताया हिलिया माउंट, हिलिया माउंट में हमने कहा हिल भाई क्या होगा, हिल के केस में जो कंटूर लाइन से होती है उनकी वैल्यूज अंदर की तरफ बढ़ती है, वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ रही है तो ये हिल को दर्शाएगा, अगर वैल्यू अंदर की तरफ घट रही है तो ये किसी वैली को दर्शाएगा। अगला हमने रिज लाइन बताया, रिज लाइन के बारे में क्या बताया कि जो कंटूर होती है आपकी वो रिज लाइन या वैली लाइन को समकोण पर काटती है। हमने रिज लाइन को डिफाइन किया कि जो पहाड़ियों की एक श्रृंखला है उसमें सबसे उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन आपकी रिज लाइन होती है, इसे वाटरशेड लाइन भी कहते हैं। वैली लाइन में हमने समझाया किसी भी वैली में निम्नतम बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम वैली लाइन कहते हैं। यहां तक समझ आया दोस्त सभी को, क्लियर ना? तो ये आपका भाई यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है यूज ऑफ कंटूर मैप। अब जो कंटूर मैप के प्रयोग है बेटा इनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आएगा आपका, ठीक है, ठीक है। सोनिका गुप्ता जी कह रही है सैडल भी होगा सर, बेटा सैडल जानते हो आप किसे कहते हैं? सैडल कहते हैं जैसे आपकी 3-4 वैली बन रही है अलग अलग, एक वैली ये हो गई, एक वैली ये हो गई, एक वैली ये हो गई, एक वैली हो गई, तो बीच वाला स्पेस बच के आपका ये सैडल होता है। ये क्या होता है बच्चे? सैडल, ये रहा सैडल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सैडल। तो सैडल का कंटूर से बहुत अधिक रिलेशन नहीं था इसलिए मैंने उसको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, वो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे सैडल वगैरह, ठीक है जी। यहाँ पर हमें कंटूर लाइन ज्यादा जरूरी था और कंटूर लाइन जो है आपका रिज लाइन को 90 डिग्री पर काटेगा, ये समझना जरूरी था। तो रिज लाइन इंपोर्टेंट थी हमारे लिए और कंटूर लाइन, सैडल वगैरह इतने इंपोर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो उसे आप, ठीक है। जितना बता रहे हैं बहुत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं आपको। ओके दोस्त, तो इस टॉपिक से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। अब ज्यादा नहीं बचा, यूज बचे हैं। यूज में देखो कुछ तो थ्योरी के फॉर्म में यूज आएंगे, क्रॉस सेक्शन में डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, समुच्चय नक्शे से हम अनुप्रस्थ काट कैसे खींचते हैं उसको बना के दिखाना पड़ेगा डायग्राम में, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा हमारे मतलब इसी में दूसरा यूज आएगा यहाँ पर समुच्चय नक्शे पर सड़क का अलाइनमेंट लगाना, सड़क का अलाइनमेंट लगा सकते हैं, सिंपल सा पॉइंट था ये। इसके बाद टोपोग्राफी की हम बता सकते हैं किसी भी सड़क या नहर का जो या किसी भी जगह का टोपोग्राफी कैसा समतल है या फिर समतल नहीं है। यहाँ पर आपका न्यूमेरिक पार्ट आएगा, इस यूज में न्यूमेरिक पार्ट आएगा जिसमें हम समुच्चय नक्शे से मिट्टी का कार्य की गणना करना सीखेंगे। हम देख रहे हैं ना कंटूर मैप के क्या क्या उपयोग है। तो चौथा जो यूज आएगा इसका मिट्टी कार्य की गणना आएगा, अर्थवर्क कैलकुलेशन। तो हम अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं कंटूर मैप के माध्यम से। यहाँ पर फॉर्मुले वगैरह बढ़िया से समझेंगे, है ना, यहाँ पर फॉर्मुले समझेंगे अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर आपका आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि हम किसी भी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कैसे ज्ञात करते हैं। कंटूर मैप की सहायता से हम किसी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, है ना, किसी जलाशय की धारिता ज्ञात कर सकते हैं, क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मुले सीखने होंगे, इस पर हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर आधारित बेटा, बहुत मजा आएगा आपको सबको। इसके बाद अगला यूज यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की जो हम इंटरविजिबिलिटी बताते हैं, है ना, दो बिंदुओं की जो अंतरदृश्यता होती है उसको ज्ञात कर लेते हैं इससे। तो ये सब इसके यूज आएंगे, लगभग कितने कैचमेंट एरिया तक 7 यूज है टोटल, 7 यूज हमें पढ़ने होंगे जिनमें से 2 यूज पर न्यूमेरिकल है। कंटूर मैप के टोटल 7 यूज है, इन 7 यूज में से 2 आपके भाई यूज न्यूमेरिकल वाले भी हैं, ठीक है। चलिए दोस्त इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्लियर, इस सेशन में जो है इतना ही रखेंगे, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यानी कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर पूरी तरह कंप्लीट कर लिया बेटा, समय थोड़ा ज्यादा इसलिए लगा इस लेक्चर को इस टॉपिक को कंप्लीट करने में क्योंकि पूरे टॉपिक में डायग्राम ही डायग्राम थे, इसमें बिना डायग्राम के समझ में भी नहीं आता आपको, ठीक है जी सर।